नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 क्या है? द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सन, मून और वो सारी छोटे ऑब्जेक्ट्स जो आसमान में देखने पे चमकते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ दो तरह की होती हैं। एक सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं जिसकी खुद की हीट और लाइट होती है, और एक सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं जो दूसरे की हीट और लाइट को एब्जॉर्व करके ग्लो करती हैं। ये बहुत बड़ी और गर्म होती हैं और किससे बनी होती हैं? गैसेस से बनी होती हैं। जिसके पास खुद की हीट और लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। जैसे कि सन। सन भी क्या है? एक स्टार है। इसके अलावा आप अगर रात में देख रहे हैं तो स्टार्स आपको दिख जाते हैं, लेकिन स्टार्स की क्या आप हीट को महसूस कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। चलिए मून के बारे में बात कर लेते हैं। एक महीने में 2 बार हर 15 दिन पे आपको फुल मून और न्यू मून देखने को मिलेगा। फुल मून कब देखने को मिलता है? 15 तारीख तक, मतलब इसी के आसपास, यानी 2 बार मिलता है। दोनों के बीच में अंतर कितना होता है? 2 हफ्ते का अंतर होता है। जो फुल मून आपको देखने को मिलता है उसको पूर्णिमा की चांद बोलते हैं, और जब आपको मून देखने को नहीं मिलता है उसको न्यू मून या अमावस्या की चांद बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप आसमान में, एक कहावत रहती है कि जैसे हम लोग बचपन में रहते हैं तो बचपन में आसमान में देखते हैं तो तारे बहुत सारे पैटर्न को बनाते हैं। जैसे कि बचपन में हम लोग छत पे सोते थे। ठीक है। तो सोते सोते हम तारों की तरफ देखते थे तो कोई तीर बनाता था, कोई उससे किसी जानवर का फोटो बनाता था। ठीक है। तो बहुत सारे तारों को जोड़ के जो पैटर्न को फॉर्म किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? इसी तरह का एक कॉन्स्टलेशन है। सबसे इजीली रिकॉग्नाइजेबल कौन सा है कॉन्स्टलेशन? सप्तर्षि है। सप्तर्षि क्या है? 7 तारों को जोड़कर बनाया गया तारों का समूह है। सप्तर्षि किसका पार्ट है? अर्सा मेजर का पार्ट है। जब प्राचीन काल में, जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, लोग कैसे दिशा का पता लगाते थे? तारों के माध्यम से ही दिशा का पता लगाया जाता था। सप्तर्षि के माध्यम से आप नॉर्थ स्टार या पोल स्टार का पता लगा सकते हैं। नॉर्थ स्टार किस डायरेक्शन को डिनोट करता है? नॉर्थ स्टार डिनोट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। हम सप्तर्षि के प्रयोग से किसका, पोल स्टार की डायरेक्शन को भी पता लगा सकते हैं। ये दूसरे तरह की मैंने सेलेस्टियल बॉडीज आपको क्या बताई थी कि जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो दूसरे स्टार से क्या करते हैं? हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ग्लो करेंगे। ऐसे बॉडीज को क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। मून क्या है? एक तरह का सैटेलाइट है। इसके अलावा देखिए, मरकरी और वीनस के पास एक भी मून नहीं होता। इसके अलावा जितने प्लैनेट्स हैं सबके पास मून होता है। सबके सबसे ज़्यादा मून किसके पास है? तो है वो जुपिटर के पास। सबसे ज़्यादा मून किसके पास है? जुपिटर के पास। देखिए, ये है आपका चांद। ठीक है। ये आपकी फुल मून और ये है आपकी न्यू मून। न्यू मून यानी अमावस्या का चांद, फुल मून यानी पूर्णिमा की चांद। ये है आपका सप्तर्षि। ये है आपका अर्सा मेजर या बिग बियर। देखिए, अर्सा मेजर ये क्या है? इसका पार्ट है। सप्तर्षि किसका पार्ट है? अर्सा मेजर या बिग बियर का पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है सप्तर्षि का। ठीक। सप्तर्षि के माध्यम से देखिए हम पोल स्टार को भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे? जब नीचे के 2 स्टार्स को आप अलाइन करेंगे तो आपको पोल स्टार दिख जाएगा। सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है। इसके अलावा प्लैनेट्स होते हैं। एस्टेरॉयड मीटरॉइड्स भी क्या करती है? सन का रिवॉल्यूशन करती है। और छोटे और मून होते हैं। तो ये सारे क्या मिलके क्या फॉर्म करते हैं? एक सोलर सिस्टम का फॉर्म करते हैं। सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है? सन हेड होता है। अगर हम सूरज से लेके जैसे जैसे दूर चलते जाएं तो हम अर्थ के प्लैनेट्स के किस किस क्रम में आएंगे? अगर हम सन से दूर हटेंगे तो जो प्लैनेट्स का सही क्रम आएगा, सबसे पास में कौन है? मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो को 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया था। इसलिए हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्लैनेट हैं। ठीक है। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज
विच इज नोन एज द एस्ट्रॉयड एंड मीटरॉयड्स फॉर्म अ सोलर सिस्टम। ये सारे मिलके किसका निर्माण करते हैं? सारे मिलके सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये प्लैनेट्स हैं हमारे, ये 8 प्लैनेट हो गए। ये आप जो ऊपर डिग्री में देख रहे हैं, ये इसके एक्सिस का इंक्लिनेशन है। ये अर्थ अपनी धुरी पे कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है, उसी हिसाब से आप बाकियों का भी देख लीजिएगा। सन के बारे में बात कर लेते हैं। सन किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है। इसकी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पूरे प्लैनेट्स को, बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उसको कंबाइन करके रखी हुई है। अर्थ, जितने प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। किस वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। बहुत गर्म होता है, इसलिए चूंकि हम लोग तीसरे नंबर पे, जो दूरी के माध्यम से देखा जाए तो अर्थ तीसरे नंबर पे आती है। इतना अमाउंट में इसका सन का हीट आता है ताकि हम इजीली सरवाइव कर जाएं। इसके अलावा मार्स और वीनस पे, मरकरी और वीनस पे हीट इतनी ज़्यादा आती है कि वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। इसलिए इसका जो ज्वाला होती है वो बहुत तगड़ी होती है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम को कौन कंट्रोल किया है? सन कंट्रोल किया है। बट दैट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस। क्यों? क्योंकि सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए हमारे पास सन की ठीक ठाक मात्रा में आ जाती है जिससे जीवन चल सकता है। प्लैनेट्स के बारे में देखें तो टोटल 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सारे एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट का शेप कैसा होता है? इलिप्टिकल शेप होता है। मरकरी सबसे नियरेस्ट है सन के। ये सन का जो रिवॉल्यूशन लगाता है वो 88 दिन में कंप्लीट करता है, 88 डेज। एक रिवॉल्यूशन लगाने में या एक राउंड लगाने में सन का 88 डेज कंप्लीट करता है। ठीक है, 88 डेज में कंप्लीट करता है। वीनस को क्या बोलते हैं? अर्थ की बहन बोला जाता है, अर्थ ट्विन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि साइज और शेप में ये अर्थ के सिमिलर है, लेकिन रहने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि सन से इसकी दूरी कम है और यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है। देखिए 2006 में प्लूटो को क्या किया गया? डॉर्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब ये डॉर्फ प्लेनेट क्या होता है? बौना ग्रह जिसको बोलते हैं। बौना ग्रह होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन ये है कि ये सन के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा ये एक सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। इसके पास सफिशिएंट मास और इसकी खुद की ग्रेविटी होनी चाहिए। और ये अपने रास्तों में अगर आने वाली चीज़ों को साफ नहीं कर पाता है तो ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है। ड्वार्फ प्लेनेट कौन कौन से? इरिस हो गया, सेरेस हो गया, प्लूटो हो गया, ल्यूना हो गया। तो ये सारे क्या हैं? एक ड्वार्फ प्लेनेट हैं। अर्थ के बारे में देखें, अर्थ के बारे में अगर देखना हो तो सन से तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है और साइज में 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। किसके बाद? सबसे बड़ा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ। तो इस तरह से ये आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका शेप कैसा? अर्थ का जॉइंट शेप का है। जो ओरिजिनल शेप है अर्थ का वो एक अंडाकार शेप है जिसको ओवल शेप बोलते हैं। कंडीशंस फेवरेबल। यहाँ पे देखिए लाइफ क्यों है अर्थ के पास? क्योंकि यहाँ पे पानी भी पाया जाता है, यहाँ जीने के लिए ऑक्सीजन भी पाया जाता है। अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर भी ऐसा है कि सन से आने वाली हार्मफुल रेस को वो रोक भी देता है। इसलिए अर्थ में, यानी अर्थ पे क्या है कि कंडीशन केवल जो पूरे प्लेनेट में से केवल अर्थ के पास ये फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सकती है। अर्थ बहुत गर्म भी नहीं है ना बहुत ठंडा है। यहाँ पे वाटर, एयर है, ऑक्सीजन है। और देखिए यहाँ पे अर्थ में 2/3 कितना है? पानी है। पूरे सरफेस का 2/3 पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। कभी आप अंतरिक्ष से
अगर अर्थ को देखो तो ये नीला गोला दिखेगा। नीला क्यों दिख रहा है? क्योंकि पूरे लैंड मास का 2/3 पानी से कवर है। मून की बात करें तो ये किसका सैटेलाइट है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो अगर अर्थ के पास g अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अगर मून पे जाएंगे तो वो g/6 हो जाएगा। इसके अलावा अर्थ की रेडियस कितनी है? 6300 किलोमीटर के आसपास इसकी रेडियस है। और डायमीटर की अगर बात करें तो अर्थ के डायमीटर का 1/4 यानी 1/4 क्या है? मून का डायमीटर है। ये हमको बहुत बड़ा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से इसकी दूरी कम है। पृथ्वी से दूरी कम होने की वजह से ये हमें साफ साफ दिखाई देता है। कितनी दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से दूर है। देखिए, हम हमेशा मून के एक ही तरफ क्यों देख पाते हैं, एक ही पार्ट को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इसका जो रोटेशनल और रिवॉल्यूशनल पीरियड है वो 27 डेज का है। यानी ये अपने धुरी पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 27 दिन का समय लगाती है और उतना ही समय अर्थ के चारों ओर घूमने में लगाती है। इसलिए हमें हमेशा सन का एक ही पार्ट दिखता है, सॉरी मून का एक ही पार्ट दिखता है। अब देखिए, जो मून है वहाँ पे क्यों लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते हम? क्योंकि वहाँ पे माउंटेन है, प्लेन्स है और बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसके अलावा वहाँ पे पानी नहीं है। तो ये मून हो गया। देखिए, एस्टेरॉयड और मीटरॉयड्स आते हैं। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? अगर मान लीजिए कभी कोई प्लेनेट फट गया होगा यानी उसमें ब्लास्ट हो गया होगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड्स बोलते हैं। ये एस्टेरॉयड्स क्या है? उन्हीं प्लेनेट का पार्ट है जो कभी एक्सप्लोड हो गए थे। मीटरॉयड्स क्या होते हैं? मीटरॉयड्स भी होते हैं जो सन के साथ सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और क्या कंडीशन है इसकी? देखिए, जब कभी कभी क्या होता है ना कि मीटरॉयड्स अर्थ के पास आ जाते हैं और जो अर्थ में गिरता है वो एस्टेरॉयड नहीं होता, वो यही मीटरॉयड्स होते हैं। लेकिन अर्थ में जब जैसे ही ये प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद अर्थ के ग्रेविटेशनल और एयर फ्रिक्शन की वजह से ये रास्ते में ही जल के खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये अर्थ पे नहीं गिर पाते हैं। लेकिन अगर इनकी साइज बड़ी है तो ये अर्थ पे गिरेंगे और कुछ बड़े तो अर्थ को तबाह भी कर सकते हैं। लेकिन अर्थ में के जब एटमॉस्फेयर में इंटर करेंगे जो छोटे छोटे होते हैं वो तो जल जाते हैं। उससे थोड़े बड़े होंगे तो अगर धरती पे गिरे तो कई किलोमीटर के एरिया में ये गड्ढा भी बना देते हैं। ये है एस्टेरॉयड्स, ये है मीटरॉयड्स और ये है कॉमेट्स। अब मिल्की वे के बारे में देखते हैं। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे के बारे में अगर देखें तो ये है मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक क्लस्टर है। हमारी गैलेक्सी क्या है? जो देखिए, सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। एक क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। मिल्की वे क्या है? कि एक बहुत बड़े तारों का समूह है। दिस बैंड इज नोन एज द मिल्की वे गैलेक्सी। इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी क्या है? इसी मिल्की वे का एक पार्ट है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जैसे कि आप कभी पोल्स के पास जाएंगे ना तो आप इसको क्लियरली आसमान में इस तरह का आप दृश्य देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये है आकाश गंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। गैलेक्सी की बात कर लें। देखिए, कई सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। कई सारी गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनाती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। देयर आर मिलियंस ऑफ सच अ गैलेक्सी। मिलियंस में गैलेक्सी हैं जो कि एक यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। द गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी क्या है? बहुत सारे स्टार्स का एक कॉम्बिनेशन है और बहुत सारे गैलेक्सीज का कॉम्बिनेशन एक यूनिवर्स है। फैक्ट्स अगर हम देख लें तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों ओर आप एक रिंग दिखेगी। ये रिंग क्या है? ये डिब्रीज हैं। डिब्रीज क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कोई प्लेनेट टूट गया तो उसके कोई छोटे पार्टिकल्स हो गए। इसके अलावा गैस होते हैं, डस्ट होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो ये सारी रिंग का एक फॉर्म करती हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस पे।
ठीक है। इसको अगर हमको देखना हो तो किससे देखेंगे? अगर अर्थ से हम पावरफुल टेलीस्कोप लगा ले तो हम इजिली इसको देख पाएंगे। जियोग्राफी का क्या अर्थ होता है? जियो मतलब होता है अर्थ, ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग। आर्यभट्ट कौन थे? सबसे प्राचीन काल में एक महान खगोलवेत्ता थे, एस्ट्रोनॉमर थे। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, येट इवन दिस स्पीड इज लाइट सन टेक्स, हाँ, सूर्य से उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? लगभग लगता है 8 मिनट 11 सेकेंड के आसपास, एग्जैक्ट नहीं मुझे याद है, इतने ही के आसपास लगता है, 8 मिनट के आसपास लगता है, ठीक है। सबसे पहले चंद्रमा पे कदम कौन रखा? 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। देखिए, सैटेलाइट दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट जिसको मून कहते हैं, और एक सैटेलाइट होती है जो इंसान बनाता है। जो इंसान जिस सैटेलाइट को बनाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। किस लिए बनाता है? कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, इन सब वजह से। तो ये था पूरा ओवरव्यू पहले चैप्टर का। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।